नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, बेसब्री से आपकी इंतज़ार थी कि सर सीयूईटी पीजी में बाकी सब्जेक्ट के तो मेंटर्स पता चले। बाकी सब्जेक्ट के मेंटर्स से हमने मिला भी जब आपके जिस दिन पहली क्लास थी, जिस समय कोर्स लॉन्चिंग थी। बट अभी तक ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि ज्योग्राफी कौन पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के मेंटर कौन हैं और क्या चीज़ें पढ़नी है। जो बच्चे हमारे हैं जो इनरोल्ड हैं कोर्स में, वो मुझे, और सबसे बड़ी सौभाग्य ये चीज़ है मेरे लिए भी आपके लिए भी कि कुछ मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे से 2 साल पहले ये ग्रेजुएशन के कोर्स पढ़े, 3 साल पहले ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए पढ़ रहे थे, उनको एक बार फिर से मुझसे ज्योग्राफी पढ़ने को मौका मिला। उस समय तो आपने केवल ह्यूमन ज्योग्राफी और 12 की एक लिमिटेड एनसीईआरटी देखा। वास्तव में अब ज्योग्राफी हम लोगों को पढ़ना है। तो आप सभी को एक ब्रीफ परिचय दे दे। मेरा नाम शिव मोहन मिश्रा है और हमारी जो है पूरी पढ़ाई लिखाई जो है यूजी की ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और पीजी की पढ़ाई जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। तो अब जो है इस चीज़ के लिए आपके सामने हम आए हैं कि आपकी ज्योग्राफी की बेड़ा पार कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम आपको एक एश्योरेंस दिला रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है इससे पहले क्लास में मिले हैं, तो इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं चाहिए। आप मेरे शब्दों से वाकिफ़ हैं, हमारे स्टाइल से वाकिफ़ है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा क्लास करके। चलिए आज हम जो है यह जो सिलेबस है हम लोगों की ज्योग्राफी का, जो एंट्रेंस की सिलेबस है उसकी बात करते हैं। जनरली इसमें 3 मेजर सेक्शन हैं। जब भी आप ज्योग्राफी की बात करते हो तो 3 मेजर सेक्शन में इसको डिवाइड करते हो। एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, और थर्ड सेक्शन जो आपका होता है जिसमें ज्योग्राफिकल टेक्निक्स आप पढ़ते हो, जिसके अंदर प्रैक्टिकल की चीज़ें पढ़ी जाती है। अब प्रैक्टिकल में भी उसके अंदर अगर आप जाओगे तो डिफरेंट जो है आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे सर्वेइंग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगे और कुछ सैटेलाइट इमेजनरी जो है हम देखेंगे इसके अंदर। तो अब हम व्यवस्थित रूप से एक एक करके और देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या सेगमेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमको एग्ज़ाम टारगेट करना चाहिए और वहाँ से क्वेश्चन पूछने के पैटर्न क्या रहे हैं। जनरली आपके पीजी के जो क्वेश्चन है उसमें आपने देखा है पिछले साल की अगर, तो शुरुआत में ही आपको जो है जीआईएस और जीपीएस से क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी प्रैक्टिकल वाली पोर्शन को शुरू में ही पूछ लिया गया है और वहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक अमाउंट में पूछे गए। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे गए। जो फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए। अल्दो ये हर सेक्शन में फॉलो हुआ है कि आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, बट फिजिकल ज्योग्राफी के जो मल्टीपल सेक्शन वाले हैं ये बहुत ही बारीक तौर पे पूछे गए, यानी आपकी पूरी नॉलेज को चेक कर लिया उसने। वो चैप्टर अगर क्लियर है तो आप एमसीक्यू कर पाओगे, चैप्टर नहीं क्लियर है तो फिर जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो कौन सा जो है ये पेयर सही होगा, ए और सी वाली सही होगा या बी और सी वाली, क्योंकि ऑप्शन जो है इतने पास पास थे आपके। स्टेटमेंट जो है बहुत जो है प्यारे तरीके से सजाया गया था। तो अगर आप पीजी की तैयारी करना चाहते तो इस बात को आपको अभी से ही मन में बैठा लेना है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा है, समय लिमिटेड है, फिर भी हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये अगर तैयारी अच्छी रहती है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी है और तैयारी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। चलिए पहले टॉपिक के तरफ आपको ले चलते हैं, जिसमें आप देखोगे ये सारी चीज़ें आप देखते हो 75 क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में ये पूछे जाते हैं और यह सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे आपके ये डिपेंडिंग अपन योर ये अंडरस्टैंडिंग लेवल, यह जो है आपके 12 वाली नहीं है कि आप रट करके गए और हूबहू क्वेश्चन मिल गया। सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं और यह दोनों बाइलिंगुअल रहते हैं,
यानी आपके जो है हिंदी में भी वो क्वेश्चन लिखा रहता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा रहता है। तो आप जो है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, लैंग्वेज को लेकर के कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप दोनों में देख सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो पार्ट हमने बताया कि 3 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। 3 पार्ट में पहला पार्ट है जिसको आप फिजिकल ज्योग्राफी कह रहे हो, और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पहला सेक्शन है जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कह रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पर ये मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स आकृति, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी भू आकृति विज्ञान के स्टडी को इसके अंदर देखेंगे। अर्थ से एसोसिएटेड जितने भी जो है साइंटिफिक रूल्स हैं, जो गवर्निंग एजेंट्स हैं, या एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक के इंटरेक्शन से जो भी चीज़ें ये डेवलप होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। पहले टॉपिक में आप देखोगे सोलर सिस्टम के बारे में, चूंकि सोलर सिस्टम आप कहोगे कि सर पढ़ने तो जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, फिर यहाँ सोलर सिस्टम क्यों? तो बाबू सोलर सिस्टम में यहाँ स्पेशली आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स नहीं लिखा गया है या डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स नहीं लिखा गया है, लेकिन अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो आपको वो सारी थियोरी पढ़नी होगी जो अर्थ के डेवलपमेंट से जुड़ी है, ओरिजिन से जुड़ी है। तो अर्थ से ओरिजिन की पूरी थियोरी जो है यहाँ पर आपसे डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा जो है ये जो इंटीरियर चीज़ें हैं, अर्थ के इंटीरियर किस तरह से सराउंडिंग उसके कोर, मेंटल क्रस्ट में डिवाइड है, उसको जो है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के साथ किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, और क्या कौन कौन से अर्थ के ये अंदर जो है मिनरल्स आपको मिलते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। रॉक क्लासिफिकेशन भी उसी का एक पार्ट होगा। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में, और 2 मेजर थियोरी, जिसमें एक देखोगे वैगनर की थियोरी, और दूसरा जो है आपको देखने को मिलेगा प्लेट टेक्टोनिक्स थियोरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थियोरी की सपोर्टेड थियोरी ही है वैगनर की थियोरी। अगर हम कहें तो वह जो है उसी की एक प्रेसिडेंट थियोरी है, यानी पहले आने वाली एक थियोरी है जिसको आगे मॉडिफाई करके डेवलप किया गया, उसी का ये ग्राउंड बना वैगनर की थियोरी, और आगे जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की हम बात की। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी के पहले सेक्शन में सोलर सिस्टम है, दूसरे में आपको इंडोजेनेटिक प्रोसेस है। अर्थ के इंटीरियर को जब पढ़िएगा तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वोल्केनोज या फिर उस और भी सारी जो ये फेनोमेना होती है, वो अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा चेंबर है उसमें हलचल के कारण से होती है। तो यहाँ पर हम इंडोजेनेटिक ये प्रोसेस के कारण से अर्थ सरफेस पे क्या क्या जो है ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, फॉल्ट क्या है, फॉल्ट क्या है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, अर्थक्वेक से क्या मतलब है, अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है, ये डिटेल में हम यहाँ पर इंडोजेनेटिक थियोरी के इंडोजेनेटिक प्रोसेस के अंदर देखेंगे। अब हमेशा आप देखे होंगे कि हमारे जो है यूनिवर्स में बैलेंस का थियोरी हमेशा चलता है कि अगर आप इंटीरियर से कोई चीज़ जन्म ले रही है, यानी इंडोजेनेटिक फोर्स काम कर रही है, अंतर्जात बल अगर काम कर रही है, तो ऑब्वियस है कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस यानी बहिर्जात बल भी काम करेगी। अच्छा, जो हम ये हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हिंदी किसकी, सब चीज़ की हिंदी लेकर के हम आपको आएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है जो आपकी स्लाइड होगी वहाँ पर बाइलिंगुअल होगा। ये अभी सिलेबस जो है तो हम हिंदी वर्ड यूज कर ही रहे हैं। जैसे यहाँ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब होता है बहिर्जात बल, बहिर्जात प्रक्रम। उसके अंदर आप देखोगे वेदरिंग, इरोजन, और ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है, और उसके का ये उस लैंडफॉर्म्स को किस तरह से ये नेचर धीरे धीरे घिस करके और उसको ये एक जो है लास्ट में जा करके और एक प्लेन मैदान, जिसको आप प्लेनी प्लेन, डेविस की भाषा में प्लेनी प्लेन कहते हो, उसको जन्म देती है। फिर हम ज्योग्राफिकल जो एजेंट्स हैं, ये जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को जन्म देते हैं, जैसे आप देखे होंगे रिवर, नदी बहुत सारा लैंडफॉर्म बनाती है, ये आप देखोगे। इसके अलावा ग्लेशियर, ये जो टूल्स हैं यानी ग्लेशियर्स जो है, इसके अलावा जो कोस्टल एरिया में होने वाले हैं, एरिड एरिया में होने वाले हैं, कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं, ये सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में हम एक एक पढ़ेंगे।
यहाँ पर जनरली आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं ये पूछे गए हैं लैंडफॉर्म्स दे करके कि यह जो है, ये पहला प्रश्न तो ये है कि यह किससे जुड़ा हुआ है, यानी एरियल लैंडफॉर्म है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म है और ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। तो पहले तो ये पहचान होना चाहिए, और इन दोनों के बीच भी इस लैंडफॉर्म्स में आपको ये पहचान होना चाहिए कि यह डिपोजिशन से बन रहा है या इरोजन से बन रहा है, यानी अपरदन से कोई लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है या फिर वह जो है वहाँ पर किसी ये वस्तु के निक्षेप से वहाँ पर बन रहा है। तो इस चीज़ों को आपको पूछा गया है, 3-4 लैंडफॉर्म्स दे दिया है और इसमें पूछ लिया है कि कौन कौन सा पेयर जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स है या कौन कौन सा ये पेयर जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। फिर लास्ट में हम देखेंगे ज्योग्राफिकल हैजर्ड्स के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में। कुछ ज्योग्राफिकल हैजर्ड्स जैसे आपने ये जब हम इसको पढ़ेंगे, सुनामी जब पढ़ेंगे, भूकंप, अर्थक्वेक जब पढ़ेंगे हम, वोल्केनोज, तो उससे एसोसिएटेड चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे कि उससे किस तरह से हमारे सोसाइटी को ये डैमेज होता है, किस तरह से हमारे लैंडफॉर्म। अब इसके दोनों हम ये प्रोसेस को देखेंगे, इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग और इट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। ये आपके लिए अच्छा भी हो सकते हैं, बुरा भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एकाएक कहीं पे ये वोल्केनो इरप्शन हुआ तो अर्थ के अंदर के मिनरल्स सारे बाहर आएंगे, जिससे आप जो है अर्थ क्रस्ट में उसको पा करके और आप रत्न जो सोना चांदी के गहने बना पा रहे हो। तो ये सारा चीज़ जो है इंटीरियर के ही प्रोसेस से हुआ है। तो कुछ मामले में यह जो है यूजफुल हो सकता है और कुछ मामले में जो है ये आपके लिए हजार्डस हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। इस सेक्शन के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ये सारी बातें हम देखनी है। ये तो बात की है हम लिथोस्फीयर के, ये बात यानी स्थल मंडल के पृथ्वी के ऊपर और उससे एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स जो है अर्थ इंटीरियर का, वो क्या क्या होती है। दूसरी चीज़ें हम लोगों को अगले जो है यूनिट के अंदर देखना है, सेक्शन 2 में क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु शास्त्र या जलवायु विज्ञान इसको कहेंगे आप। इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में देखना है। एटमॉस्फेरिक फेनामेना जितनी एसोसिएटेड है हमारे अर्थ से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, कितने साल के जो है वेदर के एक एवरेज को क्लाइमेट कहा जाता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उन ये एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे है, किस तरह से जो है ट्रोपोस्फियर से लेकर के एक्सोस्फियर तक इनके अलाइनमेंट है, इनके कंपोजिशंस क्या क्या हैं, कहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है, किस लेयर में ऑक्सीजन कम पाया जाता है। हीट बजट की चीज़ों को भी हम देखेंगे कि हीट बजट, जैसे आप अपने घर के लेन देन में देखते हो ना, जितना पैसे इनकम होते हैं उसी हिसाब से आप एक्सपेंडिचर करते हो। देश का बजट होता है, जितना इनकम होता है उतना एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है। सिमिलर जो है इसी तरह के हीट बजट मेंटेन करती है हमारी अर्थ, यानी जितना सोलर रेडिएशन जो है हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, उतना ही रिफ्लेक्शन करने के बाद जो है हम ये अल्बिडो के रूप में हम अर्थ से हीट को निकालते हैं। अगर ये हीट बजट किसी तरह से इम्बैलेंस हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो पृथ्वी, अगर मान लीजिए इनकमिंग रेडिएशन कम हुआ और यह जो है रिफ्लेक्शन के बाद ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अर्थ धीरे धीरे कोल्ड कूल होती जाएगी। अगर मान लीजिए यह जो है ये इनकमिंग रेडिएशन ज़्यादा आ रहा है और इसके रिफ्लेक्शन के बाद से जो है कम हीट निकल रहा है, तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि अर्थ जो है वार्म होती जाएगी, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हो। तो इस हीट बजट के साथ क्या इस समय समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे। फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखेंगे, वर्टिकल उसकी क्या ये अरेंजमेंट है, उसका जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और इसके कारण से एयर सर्कुलेशन कैसे है, हवाएं क्यों चलती है, और अगर हवाएं चलती है तो एक खास पैटर्न में ही क्यों चलती है, क्यों जो है यह नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट वार्ड्स और ये साउथ हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट वार्ड जो है डायरेक्शन में मूव कर जाती है, क्यों कुछ हवाएं सालों भर चलती है, कुछ हवाएं जो है कुछ महीनों में ही चलती है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे कि पीरियोडिक ये विंड क्या है, लोकल विंड्स क्या है, टेम्परेचर के साथ जो इसका एसोसिएशन क्या है, अगर टेम्परेचर ये इंक्रीज करता है तो इस पे एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें यहाँ पर हम देखेंगे। फिर अगला आता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जिसमें आप वर्षा और जो है इवोपोरेशन, ह्यूमिडिटी वाली कंसेप्ट को समझोगे।
बारिश क्यों होता है, कितने तरह के सीजन होते हैं, उस सीजन का ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे आप अगर मान लो कि आपने देखा होगा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, तो एक खास जगह पे उस तरह के क्लाइमेट होने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या उसके इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इंडिया में मानसून के मैकेनिज्म क्या है, अल्दो इसको हम इंडिया वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मानसून के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि ये मानसून को डेवलप होने के पीछे जो है कौन कौन सी थियरी, जैसे थर्मल ये थियरी क्या बात करती है, डायनेमिक थियरी क्या बात करती है, इंसो क्या है, अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ये सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आता है एयर मासेज और फ्रंट। जैसे आपने देखा होगा फ्रंट, या आपने फ्रंटोजेनेसिस पढ़ा होगा साइक्लोन डेवलपमेंट में, आपने ये अक्सर न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कोई साइक्लोन डेवलप हुआ और उस साइक्लोन से जो है ये, तो जनरली जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनका संबंध जो है इसी फ्रंट से होता है। फ्रंट क्या होते हैं, जब एक कोल्ड एयर मास यानी एक ठंडी हवा का पूरा गुच्छा और एक गर्म हवा का गुच्छा आती है, तो दोनों तो एक साथ मिक्स नहीं होगी, क्योंकि एक का नेचर अलग है, टेम्परेचर अलग है, मॉइस्चर अलग है, दूसरे का जो है बिल्कुल जो है मॉइस्चर, टेम्परेचर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो वो क्या करती है, वो डायरेक्ट मिक्स नहीं करती है, वो एक दूसरे को रोटेट करते हुए मिक्स करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। इससे वेदर फेनोमेना कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम ये इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ एयर मासेज से आपके क्वेश्चन पिछले साल फ्रंट वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। यहाँ से फ्रंट वाले सेक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, जो ये साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन से प्रश्न आए हुए हैं आपके ये एग्जाम में। फिर आप देखोगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें दो मेजर थियरी है। एक आप देखोगे कोपेन साहब की थियरी है, वो डिवीजन करते हैं पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक कंडीशंस को, और दूसरे तरफ जो है ये थॉर्नथवेट जो है इसको ये डिवीजन करते हैं। तो हम दोनों के डिवीजन को पढ़ेंगे कि कहाँ पर CS टाइप क्लाइमेट है, कहाँ पर AW टाइप क्लाइमेट है। अब इसका ये पिछले साल के प्रश्न में आप देखोगे तो जनरली आपसे प्रश्न पूछे गए हैं AW टाइप ऑफ क्लाइमेट कि इसका नाम क्या है, या इसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये स्टेटमेंट दे करके पूछ लिया है, निम्न में से कौन सा AW या AS टाइप के क्लाइमेट्स, सामान्य टाइप क्लाइमेट्स, स्टेपी टाइप क्लाइमेट्स, या जो है मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट्स, ईस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, इस तरह के जो है आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंज कैसे हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस कैसे इसको प्रभावित कर रहे हैं, और इसके जो है क्या क्या कॉजेज और कंसिक्वेंसेस हैं ह्यूमन लाइफ पे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन के अंदर क्लाइमेटोलॉजी है। तो अगर स्थल मंडल को देख लिए यहाँ पे, उसके बाद जो है हम वायुमंडल को देख लिए, तो तीसरा मंडल हमारा बचता है जल मंडल यानी समुद्र विज्ञान। यहाँ पर जो है हम ये सारी चीज़ें ये ओशियनोग्राफी के अंदर ओशन के नीचे के और ओशन से जुड़े हुए कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि ओशन फ्लोर का सबसे पहले तो उसके ये सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। हर ओशियन का आप देखोगे एक तरह का सतह नहीं है, हो सकता है कि कहीं किसी ओशियन का डीप प्लेन बहुत चौड़ा हो, किसी जगह किसी जो है ओशियन के अंदर रीज बहुत ज़्यादा हो, ओशियनिक रीज, जैसे अटलांटिक में मिड ओशियनिक रीज आपने बहुत फेमस सुना होगा। तो वह जो है ये क्या चीज़ें होती है, किस तरह से ये जो है ये रीज डेवलप होते हैं, हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या होता है, किस तरह से हम कंटिनेंटल शेल्फ को, स्लोप को, या फिर अबिसल प्लेन को किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। और हम सबके रिलीफ को एक ओवरव्यू करेंगे कि इंडियन ओशंस के नीचे अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर नीचे किस तरह का सरफेस मिलेगा, अटलांटिक ओशन के अंदर किस तरह का मिलेगा, पैसिफिक ओशन के अंदर किस तरह का ये मिलेगा। इसमें हल्का सा हम चर्चा करेंगे चैलेंजर ये एक्सप्लोरेशन की भी, यानी चैलेंजर अभियान के भी।
तो ये चैलेंजर, ये अभियान के अंदर किस तरह से ओशियन बॉटम्स को सर्च किया गया, ओशियन बॉटम्स के बारे में बात की गई, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ओशियन फ्लोर में पढ़ेंगे। फिर अगर आप देखोगे तो ओशियन के ये कुछ जो है मेजर, ये इनके अपने कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे इनकी सैलिनिटी। आपने देखा होगा एक तरफ वान लेक टर्की के अंदर बहुत ही सेलाइन वाटर है, आपने डेथ वैली का नाम सुना होगा, बहुत ही सेलाइन वाटर है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा लेस सेलाइन वाटर, ये सोर्स के बारे में। तो ये सैलिनिटी किस तरह से होती है, टेम्परेचर ये किस तरह से वेरिएशन होता है, इन टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से, डेंसिटी वेरिएशन के कारण से ओशियन के अंदर करंट का जन्म होता है, ओशियन करंट यानी समुद्री धाराएं। तो ये समुद्री धाराएं किस तरह से चलती है, इसमें कौन सी गर्म धाराएं हैं, कौन सी जो है ठंडी धाराएं हैं, एक एक ओशियन वाइज इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि अटलांटिक ओशियंस की कौन कौन धाराएं हैं, इंडियन ओशियन की कौन कौन सी धाराएं हैं। तो ये सारी चीज़, अब यहाँ से भी आपके पिछले साल में प्रश्न देखने को मिले हैं, ये इसमें कि कौन सी वार्म टेम्परेचर है, कौन सी जो है पेरुवियन करंट की विशेषताएं इसमें कौन सी है, इंडियन ओशियन से एसोसिएटेड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके जो है पजल टाइप करके और मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछे गए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर टाइड, एब एंड टाइड को, तो यहाँ पर हम टाइड के बारे में भी पढ़ेंगे, ओशियन टाइड के बारे में, ये कितने तरह की होती है और इसकी क्या थियरीज हैं। इसके डेवलपमेंट में अलग अलग ज्योग्राफर्स द्वारा, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग इसकी थियरी दी गई है कि ये क्यों डेवलप होता है, क्यों आता है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक। फिर ये मरीन डिपॉजिट को देखेंगे। मरीन डिपॉजिट के अंदर कोरल रीफ, जैसे आप जो है जल परी बन करके और जल परा बन करके आप कभी मुंबई या फिर जो है इस तरह के कोई कोस्टल प्लेन एरिया में जाते हो, या जनरली आप जब ये मालदीव वगैरह की पिक्चर देखते हो तो एक जलपरी के साथ जो है ओशियन फ्लोर पे डिफरेंट टाइप के जो है वनस्पतियां आपको दिखाई देती है, रंग बिरंगी वनस्पतियां, और जिसके कारण उस जलपरी का और भी ज़्यादा जो है खूबसूरती बढ़ जाता है। वो क्या है, वो कोरल रीफ्स है। तो वो कोरल रीफ्स जो है किस तरह से डेवलपमेंट होती है, उसकी खास तरह की एक टेम्परेचर उसको चाहिए, खास तरह की सैलिनिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अब ओशियन फ्लोर को, समुद्र को अभी तक, देखिए लोग कहते हैं ना कि अगला जो है वर्ल्ड वार होने अगर हो कभी होगा तो वो क्यों होगा, क्योंकि हम जो है लड़ेंगे जल मार्ग, मतलब जल के लिए। जल के लिए केवल पानी पीने के लिए ही नहीं लड़ेंगे, अब पूरी रिसोर्स जो है वह आपको ओशियन फ्लोर के अंदर देखने को मिलेगा। धरती को तो हमने छोड़ा नहीं, चंद्रमा तक जा जा के ढूंढ लाए कि क्या क्या पाया जाता है कहाँ पे। तब ओशियन फ्लोर बचे हुए हैं जहाँ पे आप देखोगे कि उसके फ्लोर पे जो है मैग्नीज के नूडल्स आपको मिलेंगे। ये इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट जो है एलिमेंट्स यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि ओशियन मेराइन जो ये फ्लोर है ये कौन कौन से रिसोर्स के लिए रिच है, और पूरी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड सेक्शन हुआ। फोर्थ सेक्शन के अंदर हम बायोज्योग्राफी को देखेंगे। अब बायोज्योग्राफी क्या है, देखो यहाँ पर अगर मान लो लिथोस्फीयर हुआ, यहाँ पर जो है आपका ये क्लाइमेटोलॉजी वाली चीज़ें हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, और यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए ओशियनोग्राफी यानी ये अगर आप देखोगे हाइड्रोस्फीयर हुआ। तो इस तीनों को मिल करके, यानी जहाँ पर इस तीनों का मिलन होता है, इस एरिया में ये मनुष्यों के जीवन लायक कंडीशन बनता है, और इस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के कंसेप्ट को हम समझेंगे, यानी अर्थ का वो एरिया जहां पर ये जीव जंतु डेवलप हुए। तो इसमें हम जो है इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, उसके अंदर मेजर बायोम्स कौन कौन से, हर बायोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। जैसे सवाना बायोम्स है तो वहाँ के क्या क्या जानवर हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर ये इसके जो है अलग अलग इनके बीच जो है जो प्लांट्स हैं और जो ये यानी जो फ्लोरा और फौना है इनके बीच डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये ट्रॉफिक लेवल से जुड़े हुए हैं, ये एनर्जी ये लेवल से जुड़े हुए हैं।
तो किस तरह से इनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी साइकिल कैसे चलती है, ट्रॉफिक लेवल क्या है, केमिकल साइकिल जिसमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर आपको आएगा ये ह्यूमन इंटरेक्शन और इम्पैक्ट, यानी आपको हमने बताया ना कि एक तरफ जो है फ्लोरा ये किंगडम है, दूसरे तरफ फौना किंगडम है। इन दोनों के इंटरेक्शन में ह्यूमन का इम्पैक्ट कहाँ पर है, किस तरह से ह्यूमन ने एटमॉस्फेयर के अंदर जो है पॉल्यूशन बढ़ाया, किस तरह से अर्बन हीट जो है ये बढ़ी है। यानी अगर आप देखोगे नेचुरली आप ये एरिया जो था वो तो लैंड एरिया था और वहाँ के अल्बिडो कुछ अलग था, लेकिन आपने वहाँ पर एक अर्बन एरिया डेवलप कर दिया, एक ग्रेनाइट वाली बिल्डिंग बना दी, तो अब तो टेम्परेचर उस पर जो पड़ेगा तो उसके अल्बिडो अलग हैं, उसकी हीट ये फार्मिंग कैपेसिटी अलग है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, जिसके कारण से हीट ज़्यादा जनरेट होगा। तो ऊपर से आप देखोगे सैटेलाइट इमेजनरी से तो यह जो है हीट जो है के केंद्र हैं और इसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। यानी आसपास का एरिया आपको ठंडा दिखेगा और ये बीच में एक टापू जैसा दिखेगा जहाँ पर हीट इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों को, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को और इस तरह के चीज़ों को यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ों को हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखेंगे। और यहाँ पर लास्ट आपके फर्स्ट सेक्शन का लास्ट जो है, अब देखिए यहाँ पर ये, अब अगर हम कहें तो ये तो सब यूनिट है, यानी एक बड़े से यूनिट का सब यूनिट है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यह जो है अगर आपके 3 सेक्शन है तो वहाँ पे आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस 25 एक सेक्शन के अंदर 5 यूनिट है तो वहाँ पे फिर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस का इन्होंने टॉपिक वाइज किया है, ये नंबर वाइज नहीं किया है। तो आपको जो है ये इंडिया वाले पे फोकस करके पढ़ना होगा, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर हम जूलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके फिजिकल ये स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके जो है ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इनके क्लाइमेटिक सीजन्स को पढ़ेंगे, मानसून क्या है, मानसून के मैकेनिज्म क्या है, और ये पूरी डिटेल्स में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जनवरी में यहाँ इंडिया का टेम्परेचर देखने को मिलेगा और कैसे जो है ये दिसंबर और ये जुलाई में हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो पूरी सीजन जो है इंडिया के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा जो ये मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज इंडिया के अंदर हैं उनकी बात यहाँ पर करेंगे विथ लेटेस्ट डेटा कि कौन सी कन्वेंशनल एनर्जी है, कौन सी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है और किस तरह से जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा आपको देखने में छोटा लग रहा है लेकिन यूनिट बड़ा है, तो यहाँ पर आपको ये हर हाल में थोड़ी सी फोकस बढ़ानी पड़ेगी यहाँ इस क्वेश्चन, इस पोर्शन को लेकर के। यहाँ कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट पार्ट, यानी फिजिकल वर्ड को हमने पढ़ लिया। यानी फिजिकल वर्ड मीन्स अर्थ, एसोसिएटेड रूल्स, एसोसिएटेड एनर्जी ये लॉज, यानी जितने भी इससे जुड़े हुए अर्थ और उससे उसके एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए जितने ये लॉज और फेनोमेना थे, प्रोसेस थे, उस सब का अध्ययन हम करेंगे फर्स्ट यूनिट में, यानी फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे। दूसरा जो है यहाँ पर आप देखोगे तो पार्ट बी के अंदर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी के 2 पार्ट जो जनरली आप देखोगे, ज्योग्राफी को निर्धारित करने वाले 2 मेजर कंपोनेंट, एक जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट एंड इट्स लॉज, उसके जितने भी टूल्स हैं, और दूसरा है ह्यूमन। तो नेचर के को हमने पढ़ लिया फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंदर हम ह्यूमन इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का किस तरह से उद्भव हुआ, मानव क्या क्या चीज़ें करता है और उसका क्या इम्पेक्ट होता है हमारे फिजिकल वर्ल्ड पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी आपके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो सकता है और बहुत स्कोरिंग हो सकता है।
कहा जाता है कि किसी भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये सेक्शन आपकी क्लियर है तो आप एग्जाम निकाल ले जाओगे, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी तो ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े होते हैं और उसके क्वेश्चन गेस कर लेते हो आप। तो उसमें हम पहला तो ये ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप देखेंगे, किस तरह से ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन निकल के आई, और उसमें जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हमारे ग्रीक वालों का, रोमन स्कॉलर्स का, अरब ये स्कॉलर का, चाइनीज का और इंडियन स्कॉलर्स का। डिफरेंट इनके रोल को देखेंगे कि इनकी क्या क्या रोल रही, क्या क्या ये मेजर वर्क किए। दूसरा जो है यहाँ पर हम देखेंगे डुअलिस्टिक थियरी के बारे में ज्योग्राफी में। अब डुअलिस्टिक थियरी में ज्योग्राफी में हमेशा आप देखोगे दो चीज़ों के बीच जो है इंटरैक्शन की बात हम करेंगे, जैसे फिजिकल वर्सेज ह्यूमन। कुछ ग्रुप ऑफ स्कॉलर कहते हैं कि हमको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करनी चाहिए, और दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर कहते हैं कि हमको जो है ये ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बात करना चाहिए। यानी हमारे पढ़ने का ये मेन ये मोटो क्या होना चाहिए, केंद्र में सेंटर में ह्यूमन होना चाहिए। तो ये हमेशा एक डुअलिज्म यहाँ पर रहा। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पर रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक। कुछ लोगों का, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर का मानना है कि हम जब ज्योग्राफी पढ़ें तो हम इसको रीजन वाइज बांट के पढ़ें। यानी फॉर एग्जांपल एशिया का ज्योग्राफी एक बार पढ़ लें, यूरोप का ज्योग्राफी एक बार पढ़ लें, नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी एक बार पढ़ लें, साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी एक बार पढ़ लें, और फिर जो है हम उसको ये एक साथ जो है मर्ज कर दें, फुल ज्योग्राफी हो जाएगी। जबकि दूसरे ग्रुप का मानना है कि नहीं, ऐसा अगर आप पढ़ोगे तो बताओ क्या जो लॉज ये गवर्न कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल फोर्स को या ग्रेविटेशनल पुश फोर्स को, क्या वो एशिया के लिए अलग होगा और नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग? दोनों के लिए तो सिमिलर होगा ना। तो हमको ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए सिस्टमेटिक वे में। यानी हमने अगर फिजिकल ये किसी प्रोसेस को उठाया, एलुवियल प्रोसेस को उठाया या फिर फ्लूवियल प्रोसेस को उठाया, तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हम जो है सिस्टमेटिक तौर पे इसको पढ़ते जाएं कि ये इंडिया के अंदर क्या है, वर्ल्ड के अंदर क्या है। तो ये दूसरा जो है यहाँ पर। इसी तरह से ये आप देखोगे क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक वर्सेस जो है नोमेथेटिक, ये अलग अलग डुअलिज्म के बारे में आपको पढ़ने हैं। ये एक तरह के डिबेट हैं आपके ज्योग्राफी में, जो ज्योग्राफी को हेल्प किया एज ए डिसिप्लिन डेवलप होने के लिए। फिर हम देखेंगे पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। यह जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ये होंगे या फिर तो उनको ये, चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होता है। उसके एंट्रेंस को आप जब दोगे या फिर जो है जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क भी करोगे या कोर्स भी पढ़ोगे, तो इस पे पैराडाइम शिफ्ट पे बहुत ज़्यादा वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है ज्योग्राफी पढ़ने के अप्रोचेज टाइम टू टाइम जो है ये बदलते आए हैं। शुरू में माना गया कि एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, सभी चीज़ों के ये जो है पास एक पर्पस है। जैसे आपने ये पढ़ा था ना बचपन में एक कहानी, मम्मी का रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, इसलिए सारी दुनिया गोलम गोल। तो ये ऐसे ही ज्योग्राफी में ये कल्पनाएं की जाती थी कि हर चीज़ जो देख रहे हैं, नेचर जो है संपूर्णता में है, इसलिए अर्थ का शेप भी गोल होगा। तो ये अनुमान धीरे धीरे जो है ये ख़त्म होते गया। जब शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर गई ज्योग्राफी, तो कहा गया कि क्या ज़रूरत है ज्योग्राफी की, इसकी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ ले रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफी की चीज़ें पॉलिटिकल में पढ़ रहे हैं, इसका अपना वजूद ही नहीं है, और केवल फिलॉसफी पढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता है। इस कारण से आप देखोगे कि यहाँ पर ये इस ज्योग्राफी को नकार दिया गया। फिर इसमें जो है नए नए अप्रोचेज आए, इसमें जो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया, इसके पॉजिटिविज्म आए, बिहेवियरल ज्योग्राफी आई, ये सारी चीज़ों को, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी आई, स्ट्रक्चरलिज्म आया, फेमिनिज्म आया और पोस्ट मॉडर्निज्म आया। ये डिफरेंट, ये इरा में ये बदलने वाले अप्रोचेज हैं ज्योग्राफी पढ़ने के। इसको हम बहुत अच्छे से ये कवर करेंगे और बहुत आसानी से आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा। कुछ एसोसिएटेड इसमें कुछ नाम है जिसको आपको याद रखना होगा, जैसे स्मिथ का नाम, गोल्डन क्रीक का नाम, ये अगस्त का नाम, अगस्त काम्टे,
तो ये जो है आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर अगले यूनिट में आप आओगे तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर हम मैनकाइंड के रेशियल ग्रुप और कल्चर के बारे में देखेंगे। डिफरेंट जो है ये ग्रुप के मैन, जैसे निग्रोइड क्या होते हैं, निग्रो क्या होते हैं, निग्रिटो क्या होते हैं, मंगोलाइड क्या होते हैं, मेडिटेरेनियन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से इनका कल्चरल चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुआ है, कम्युनिटी बिलीफ चेंज हुआ है, इनकी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वर्ल्ड के अंदर किस तरह से है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, माइग्रेशन से रिलेटेड देखोगे। और साथ ही साथ आप इलेक्टोरल ज्योग्राफी के अंदर, चुनावी भूगोल के अंदर आप देखोगे एक कंसेप्ट फ्रंटियर और बाउंड्रीज का, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, कि फ्रंटियर यानी सीमांत क्या होता है, बाउंड्री सीमाएं क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो कच्छ ये की खाड़ी में आप जाते हो, वहाँ कुछ जो है स्पेस है जिसको ये पूरा स्पेस को, या अगर ऐसे सिंपल और एग्जांपल लो, आप हिमालय को देखोगे, क्या हिमालय के ऊपर कोई बाउंड्री खींची गई है क्या? कोई एक पतली रेखा है क्या कि यहाँ से भारत और यहाँ से दूसरे बीच में हिमालय एक पूरा लंबा चौड़ा ये स्पेस है जो ये डिवाइड करता है इंडिया को दूसरे कंट्रीज। तो इस तरह का कोई स्पेस जहां पर दोनों कंट्री जो है ये के बीच वो पूरा चौड़ा सा स्पेस हो, तो उसको फ्रंटियर कहते हैं। इसको डिटेल टेक्निकल टर्म में हम पढ़ेंगे। और जब एक रेखा जैसी आप रिजिड लाइन खींच देते हो तो उसको बाउंड्री कहते हैं। ये सारी जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। वर्ल्ड के अंदर इससे मेजर कन्फ्लिक्ट क्या है, जिसमें आप भारत पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट को देखोगे, ये लाइन ऑफ ये जो है कंट्रोल LOC के बारे में, चाइना इंडिया के बारे में देखोगे, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। तो कुछ जो है फेमस कन्फ्लिक्ट हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं होगी। फिर ये आप देखोगे अगला जो है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से रिन्यूएबल कौन सी नॉन रिन्यूएबल है, वर्ल्ड के संदर्भ में फॉरेस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह से है, प्रॉब्लम ऑफ डिसफॉरेस्टेशन क्या है, नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम देखेंगे, माइनिंग का, एग्रीकल्चर का। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे ये सब टॉपिक इतना लंबा चौड़ा लिखा गया, बट ये है आसान, ये पोर्शन है आसान और बहुत मार्क गेनिंग है। तो ये यहाँ पे आप मार्क गेन कर सकते हो बहुत आसानी से। फिर इसमें आप देखोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आप प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और वर्ल्ड के अंदर जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप पढ़ोगे। अलग अलग जगह पे ये लाइव स्टॉक और ये फिशरीज कैसे कैसे होती है, ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे। हम कॉपर, आयरन या इस तरह के प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फ्यूल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, कुछ फैक्ट्रियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रियल ये लोकेशन के बारे में हम देखेंगे कि परफेक्ट लोकेशन क्या होता है कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर उसके रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, तो क्या वहाँ पर हमको इंडस्ट्री का सेटअप कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर हम जो है ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ों को देखेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट जिसमें मेजर रूट्स देखेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट्स के अंदर मेजर वाटर रूट्स को देखेंगे। तो ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे। इसका जो है लास्ट सेक्शन है, मैंने बताया ही कि हर का लास्ट सेक्शन आपको इंडिया के संदर्भ में आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर लास्ट सेक्शन ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आया, वैसे ही यहाँ पर भी इंडिया के संदर्भ में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगा, जहाँ पर आप कल्चरल लैंडस्केप के इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी को देखोगे, यहाँ के मेजर क्रॉप के बारे में देखोगे, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में देखोगे, यहाँ के रेलवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में देखोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, भारत के अंदर किस तरह से 5 ईयर प्लानिंग आया, रीजनल प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर आपको पढ़नी होगी कि हमारी इकोनॉमी का सोशल कल्चरल चेंजेस कैसे हुए। तो ये तो हमारा ये सेकंड जो है मेजर जो ये पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा है। सेकंड पार्ट इज डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमन वर्ल्ड, यानी मानव के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है, आइदर इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड और इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया।
चाहे वो भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हों या इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं। एंड थर्ड जो है ये आपके लिए नया होगा। जो बच्चे बड़े यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किए होंगे या कर रहे होंगे, जैसे आप अगर कर रहे होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आपको जो है ये सेक्शन परिचित लगेगा। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे जगह से छोटे कॉलेज कहने का मतलब कि जहाँ पर पूरी फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती है, कॉलेज छोटा बड़ा नहीं होता है, टीचर ये जरूरी नहीं है कि बीएचयू में प्रोफेसर अच्छे हों और एक हो सकता है एक प्रोफेसर एक कॉलेज में बहुत अच्छा मिल जाए, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि जो ये कॉलेजेज है वो इस सेक्शन को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी काम का है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। इसके अंदर ज्योग्राफी के पूरी प्रैक्टिकल की चीज़ों को आपको पढ़नी है और इसमें भी आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग प्रोसेस के बारे में कि मैप बनाने के लिए सर्वे कैसे होता है, उसमें मैप का क्या क्या ये तरीका होता है, किस प्रोजेक्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि आप जो है ये वर्ल्ड हमारा जो है वो एक्चुअल में तो गोल है, ये स्फेरिकल है, और उसको एक फ्लैट सरफेस पे आप 3D को 2D में करने के लिए तो आप कहीं ना कहीं उसको एक प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्शन के माध्यम से उसका एक इमेज क्रिएट करोगे। तो उसमें अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं, जिसमें सिलेंड्रिकल है, मर्केटर है, बोन प्रोजेक्शन है, ये वन स्टैंडर्ड लाइन प्रोजेक्शन है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे, इनके लिमिटेशंस को भी देखेंगे कि जेनिथल प्रोजेक्शन के क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान हैं। फिर हम ये जो है मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ के बारे में देखेंगे कि कोई अगर मैप पे 3D में अगर रिलीफ को दिखाना हो तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, चाहे हम कंटूर लाइन से दिखाएं, हेस्चूर से दिखाएं, या फिर हम क्लोरोफ्लिथ या जो है क्रोमेटिक मैप बनाएं। तो ये सारी चीज़ जो है डिफरेंट रॉक टोपोग्राफी को किस तरह से दिखाया जाता है, ये ट्रोपोसीट को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारा चीज़ को हम यहाँ पर बताएंगे। फिर अगली अगर बात करें तो यहाँ पर वेदर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म क्या है, वेदर डेटा कैसे आप कलेक्ट करते हो, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर आपको वेदर मैप बनाना सीखना है। आपसे जो है ये हिथ्रोग्राफ, ये आइसोथर्म, आइसोबार, आइसो हाइट, ये क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखना है। फिर आता है सर्वेइंग। इस सर्वे के अंदर जैसे आपने अपने गांव में पटवारी को मापते हुए देखा होगा, ज़मीन मेजर करते हुए, वो चैन फीता लेकर के, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको फील्ड सर्वे के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या सर्वे, चैन और टेप सर्वे की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ चैन और टेप सर्वे से मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में भी और 2024 में भी, ये दोनों साल में यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं। तो ये जो है चैन टेप सर्वे के बारे में हम देखेंगे। हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में देखेंगे, किस तरह से जो है हम सेंट्रल टेंडेंसी को देखते हैं, डिस्पर्सन, यहाँ से न्यूमेरिकल वाली चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पर जनरली क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वाली चीज़ें पूछा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हम करेंगे। कुछ सैम्पलिंग हम देखेंगे कि किस तरह से सैम्पलिंग किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर आप देखोगे प्रैग्मेटिक टेस्ट, किस तरह से कोरिलेशन, ये सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रिग्रेशन कैसे निकालते हैं आप। फिर यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, और यहाँ से ऑलमोस्ट पिछले साल ये केवल इस खास टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, और शुरू में ही पेपर के ये आपको डरा रहे थे, जिसको आप कहते हो रिमोट सेंसिंग या जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम, या जीपीएस का भी आपने नाम सुना होगा, इसी से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। रिमोट सेंसिंग क्या है? सेंसिंग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, सेंस करना, और रिमोट का मतलब होता है दूर से, यानी किसी एरिया का आप अगर मान लो कि आपको सर्वे करना है ये पाकिस्तान के किसी एरिया का, तो आप पाकिस्तान में तो आपको पासेस देगा नहीं, वहाँ पर एसेस देगा नहीं कि आप जाओ वहाँ पर ये टेप लेकर के और माप लो, या वहाँ पर जा करके और आप जो है कोई मैप ड्रॉ कर लो, वो तो आपको नहीं देगा ना ये एसेस।
तो आपको कैसे करनी होती है, आपको ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन के अंदर जो है हम कैमरा फिट करते हैं और वह जो है पिक्चर लेता है, वह इंफ्रारेड के माध्यम से सैटेलाइट इमेजनरी हमारे पास भेजता है और उस सैटेलाइट इमेजनरी की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसके अंदर हम पूरी उस सैटेलाइट इमेजनरी के बारे में देखेंगे, रिमोट सेंसिंग के बारे में देखेंगे, क्या होता है जीआईएस सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, पिक्सल्स क्या होते हैं। जैसे आपके मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा ना, आप कहते हो मेरा कैमरा 108 पिक्सल्स का है, मतलब कि अच्छा फोटो आएगा। जिसका 50 पिक्सल्स का होगा उसका कम अच्छा फोटो आएगा। जैसे आप ये मान लीजिए, ये अब तो एज भी हो गया शादी विवाह वाला आपकी, तो आपको एक फ़ोटो भेजना है और यहाँ पर एक छोटा सा एक जो है डार्क स्पॉट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपने गए स्टूडियो वाले से कहे कि एक काम करो ना, इस डार्क स्पॉट को हटा दो। अब सोचो कि इस डार्क स्पॉट में अगर इस पूरे बोर्ड को हम 50 भाग में बांटें, एक भाग इतना आया और ये स्पॉट इतना है। अब ये इस केवल स्पॉट का कलर नहीं बदल सकता है, ये बदलेगा तो पूरा, ये कभी अपने पिक्चर को ऐसे ये पूरा जूम करके देखोगे ना, ब्लॉक बने हुए रहेंगे, वही पिक्सल्स हैं, तो पूरे इस ब्लॉक का वो कंट्रास्ट चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा। तो पता चला कि ये वहाँ से जो धब्बा हटा उसके जगह जो है सफ़ेद दाग दिखने लगे, परेशान हो जाओगे। तो उससे अच्छा है कि और भी ज़्यादा मेगापिक्सल वाला ले लो, ऐसा फोटो रहे जिसका मेगापिक्सल में 1 पिक्सल केवल इस स्पॉट के बराबर हो। देन इस स्पॉट को इस पिक्सल पे हम कलर कर देंगे और सुधार देंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ा आएगा आपको। हम वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्मेट क्या होता है, जीआईएस का हमारे जनरल लाइफ में क्या यूज है, एक एक करके यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखेंगे, इस एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल जो है आपके इतने सेगमेंट हैं ज्योग्राफी के अंदर, और आपकी जो है तैयारी इसी के हिसाब से होनी चाहिए। आपको जो है अपनी तैयारी को की स्ट्रेटजी इसी हिसाब से होनी चाहिए। वैसे तो हम क्लास में मिलेंगे जब एक एक लेक्चर हम लोग करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ, ये देखिए आपके नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ लेक्चर्स लिमिटेड हैं, और इसमें टॉपिक आप देखिएगा, इस टॉपिक के अंदर सॉफ्ट टॉपिक है। तो कुछ चीज़ों को जहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हम तेज़ी से क्लियर करेंगे। जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, वहाँ उसको हम डेप्थ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो है आप धीरे धीरे करते हुए ये पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जहाँ पे हम एमसीक्यू के माध्यम से बेटर समझ सकते हैं, तो हम वो भी टूल्स यूज करेंगे। कुछ ऐसा ये टॉपिक होगा जो जैसे जीआईएस जीपीएस सेक्शन, जहाँ आपको 3D की ज़रूरत पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है 3D इमेज भी प्रोवाइड कराए आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, यानी अपने लेक्चर के साथ। तब तक जो है आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।